एक टाइम ऐसा भी था कि जब दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ एक ही नाम गूंजता था और वो था ओटोमन एम्पायर। एक ऐसा दौर जब यूरोप के बादशाह उस्मानी सल्तनत का नाम सुनकर कांप जाते थे। रोमन्स, पर्शियंस और अरब के लीडर्स सब उनके सामने झुकने पर मजबूर थे। वो एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी और जिसके ऑर्डर से समुद्रों की लहरें तक रुक जाती थी, एक दिन खुद कमजोर पड़ गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो एम्पायर दूसरों के फैसले बदलती थी वो खुद दूसरों के फैसलों की मोहताज बन गई। क्या ये दुश्मनों की कॉन्स्पिरेसी थी या अपनी ही कमजोरियों का इंजाम? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1299 में जब एक सिंपल मगर बहादुर इंसान उस्मान गाजी ने अनातोलिया की सरजमीन पर इस एम्पायर की बुनियाद रखी, तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बीच एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक पावर में चेंज हो जाएगा। टाइम गुजरता गया और ओटोमन एम्पायर ना सिर्फ बढ़ती गई बल्कि एक ऐसा निजाम बन गई जहां अदालत कुरान से, पॉलिटिक्स सुन्नत से और विस्डम ईमान से ली जाती थी। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो दुनिया की हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल गई। रोम की दीवारें टूट गई मगर उस्मानियों की डिग्निटी आसमान को छूने लगी। एंड आफ्टर दैट सुल्तान सुलेमान का दौर आया। He was not only king, but एक ऐसा लीडर जिसके डिसीजंस को पूरा यूरोप एक्सेप्ट करता था। उस वक्त ओटोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पर लहरा रहा था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और उनकी हुकूमत में सैकड़ों कौमें, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस शामिल थी। बट यू नो, एवरी राइज हैज अ फॉल। जो वक्त के साथ पावरफुल होता जाता है, ओटोमन एम्पायर की इंटरनल कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता उनकी बुनियादों को खोखला करने लगी। सुल्तान सुलेमान के बाद आने वाले खुलाफा ने इस लेगेसी को हैंडल करने की कोशिश की, मगर एम्पायर इतनी वसी हो चुकी थी कि एक सेंटर से कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। हिस्ट्री के मुताबिक ओटोमन एम्पायर का असल डाउनफॉल उस वक्त शुरू हुआ जब इक्तिदार इल्म से अलग हो गया और पॉलिटिक्स ने रूहानियत पर डोमिनेंस हासिल कर लिया। दरबारों में वो स्कॉलर्स जो पहले बादशाहों के एडवाइजर होते थे अब दरबारी बन गए, और सोल्जर्स जो ईमान के लिए लड़ते थे अब सैलरी के लिए लड़ने लगे। वेस्ट तेजी से इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक तरक्की कर रहा था, मगर ओटोमन एम्पायर अपनी पास्ट के प्राइड में सो रही थी। यूरोप ने वार की बजाय एजुकेशन और ट्रेड से दुनिया फतह करनी स्टार्ट कर दी, और उस्मानी सल्तनत अभी तक विक्ट्रीज के पुराने ख्वाबों में गुम था। सम राइटर्स आर सेइंग कि सब कुछ उस वक्त चेंज हुआ कि जब एम्पायर के अंदर नई सोच को बगावत समझा जाने लगा और करेक्शन की बात करने वालों को साइलेंट कर दिया गया। दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही बढ़ने लगा। पॉलिटिक्स में कॉन्स्पिरेसी, फौज में मिसट्रस्ट और दरबार में चापलूसी। ओटोमन एम्पायर के लीडर्स के दरमियान तख्त के झगड़े, मिनिस्टर्स की खुदगर्जी और दरबारी सियासत ने एम्पायर में दरार डाल दी। इस दौरान यूरोप ने एक नई गेम स्टार्ट की, कॉलोनियलिज्म, यानी एजुकेशन, इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए दुनिया पर कब्जा। ओटोमन एम्पायर के इलाके इजिप्ट, सीरिया, हिजाज, बल्कान और नॉर्थ अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट ताकतों के डाइस में आने लगे। मगर हैरत की बात यह थी
कि इन सब खतरात के बावजूद सल्तनत के अंदर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दुश्मन अब तलवार से नहीं बल्कि कलम, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेड के जरिए अटैक कर रहा है। एक तरफ सुल्तान अपने महल की सियासत में बिजी था और दूसरी तरफ यूरोप सल्तनत की इकोनॉमी और आर्मी पर कंट्रोल हासिल कर रहा था। 18वीं सदी तक आते आते वो एम्पायर जो कभी इस्लाम का फख्र थी कर्जों में डूबने लगी और यूरोप की ताकत पर इन्हिसार करने लगी। यही वो वक्त था कि जब सल्तनत के अपने मिनिस्टर्स यूरोपियन एम्बेसडर्स के दोस्त बनने लगे और फैसले बाहर से आने लगे। उम्मत मुस्लिमा का मरकज जो कभी उम्मत के फैसले करता था अब खुद दूसरों के फैसलों पर दस्तखत करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ओटोमन एम्पायर की दीवारों में दरारें गहरी होने लगी और 19वीं सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते यूरोप ने अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फौजी जाल इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लिए कि एम्पायर अब पहले जैसे इंडिपेंडेंट न रही। हिस्ट्री के मुताबिक असल वॉर 1839 के बाद हुआ जब तंजीमत रिफॉर्म्स के नाम पर यूरोपीय कवानीन उस्मानी निज़ाम में दाखिल किए गए, जिससे इस्लामी अदल और वेस्टर्न पॉलिटिक्स का एक अजीब कम्बिनेशन पैदा हुआ और इसी दौरान यूरोप ने खिलाफत को वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप से आहिस्ता आहिस्ता बाहर धकेलना शुरू किया, मगर असल डाउनफॉल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ज़ाहिर हुआ जब 1914 से 1918 के दरमियान ओटोमन आर्मी कई महाजों पर तनहा लड़ती रही और अरब इलाकों में यूरोप के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट्स और बगावतों ने खिलाफत की कमर तोड़ दी। 1916 में साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट के जरिए यूरोप ने खुफिया तौर पर सल्तनत के हिस्से तकसीम कर लिए और 1918 में जंग के खात्मे के बाद आर्मिस्टिस ऑफ नीड्रोज पर दस्तखत हुए, जिसके तहत इत्तेहादी ममालिक उस्मानी रीजन्स में इंटर हो गए और यूं उस्मानी सल्तनत का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। मगर ओटोमन एम्पायर का असल खात्मा उस वक्त हुआ कि जब 1922 में मॉडर्न तुर्की के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद सानी को माज़ूल करके खिलाफत को कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिया। 3 मार्च 1924 को तुर्क पार्लियामेंट ने खिलाफत को फॉर्मल तौर पर कैंसिल कर दिया और यूं 7 सेंचुरीज पर मुहित वो निज़ाम जिसने इस्लाम की पॉलिटिक्स, जस्टिस और इज्जत की अलामत बनकर दुनिया को हैरान किया था, वो एक कागज के फैसले से तारीख की किताबों में तब्दील हो गया। यह डाउनफॉल सिर्फ सियासी नहीं था बल्कि एक फिक्री और रूहानी शिकस्त भी थी। आज हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो अंदाजा होता है कि डाउनफॉल किसी एक जंग, किसी एक फैसले या एक शख्स की वजह से नहीं आया, बल्कि ये बहुत से अवामिल का मजमुआ था। अंदरूनी बेएतमादी, बैरूनी साजिशें, इकोनॉमिक वीकनेस और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद से दूरी। इस डाउनफॉल के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए।